अस्सलाम वालेकुम। सीरियल 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफकोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं। कई दफ़ा हमें नहीं पता होता बट हमारी कही हुई बात, हमारा किया हुआ कोई एक्शन किसी और के लिए बहुत बड़ा मीनिंग रखता है। और एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसे वक्त में जहाँ पर स्ट्रेस इतना ज़्यादा, परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हैं, वहाँ पर हो सकता है आपकी कोई अच्छी बात, आपका कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस किसी और के लिए ज़िंदगी में कुछ अच्छा ले आए। तो हमेशा ये सोचकर जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर भी दें तो ये भी मत सोचें कि वो भी आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, तब ही आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। हमेशा दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश करें और छोटी छोटी चीज़ें दूसरों के लिए बहुत मायने रख सकती हैं। अपनी ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ही भूल जाते हैं, और वो है दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों के लिए कोई अच्छी चीज़ें करना और बगैर किसी भी सेल्फिश उसमें पर्पस रखना, या ये सोचना कि अगर मेरे लिए भी कुछ अच्छा किया जाए। और इसी तरह से सोचें, अगर हम सब इस तरह से कुछ करने लग जाएं दूसरों के लिए, तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाए और हमारा जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो कितना पॉजिटिव हमें नज़र आने लगे। मज़ीद आगे बात करते हुए आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रही है कि फैसलाबाद शहर के जितने भी इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उनके बारे में ज़रूर बात करें। आज भी कुछ इस तरह से करेंगे। फैसलाबाद शहर के हवाले से हम जानते हैं कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारे एक्सपोर्ट्स बदलती हुई पॉलिटिकल सूरत हाल के साथ इम्पैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर कुछ अर्से पहले तक हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो रहे थे, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर रही थी, डिफरेंट और इंडस्ट्रीज़ भी बेहतर परफॉर्म कर रही थी। लेकिन जिस तरह से हमें नज़र आया कि गवर्नमेंट में एक इंस्टेबिलिटी हो गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में आगे, डिफरेंट पार्टीज़ एक पावर स्ट्रगल में लग गई, वहीं पर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और हमारे एक्सपोर्ट्स दोनों हमें इम्पैक्ट होते हुए नजर आए। जहां पर इंडिया से देख लें, बांग्लादेश से देख लें, हमारे ममालिक से जो हमने लीड हासिल की थी कोविड के दौरान, वो लीड अब हमारे पास मौजूद नहीं है और हम पीछे वापस आते जा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि दोबारा एक दफ़ा हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी, इदारों की प्रायोरिटी हमारी एक्सपोर्ट्स की तरफ है। एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारे एक्सपोर्ट्स अच्छे होंगे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम रहेगा। अगर कम होगा तो ओवरऑल हमारी जीडीपी भी ग्रो कर पाएगी और हमारे ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन इस वक्त हमारे मुल्क में मौजूद है वो भी हमें कम होता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ तो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि आज हमारे इस डिस्कशन में साथ देंगे। डिफरेंट कोशिश करेंगे, सब्जेक्ट्स को हाईलाइट करें, डिस्कस करने की कोशिश करें। सबसे पहले हमारे साथ अब्दुर्रहमान मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। अब्दुर्रहमान, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ नवीद अख्तर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपोर्टर हैं, बिजनेसमैन भी हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह मैं बात करी थी अब्दुर्रहमान, स्पेशली अगर हम पिछले कुछ सालों में देखते हैं तो हमें अपने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बूम होती हुई नज़र आ रही थी, चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही थी, ट्रेड डेफिसिट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक कम होता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कितना इम्पैक्ट रहा है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर आपके ख्याल में, और क्या हम अभी उस पॉइंट पे हैं कि हम रिवर्स में जा सकते हैं, दोबारा से जो हमारे पास एक कंपेटिटिव एज हमें मिली थी कोविड के दौरान उसको कंटिन्यू रख पाएंगे आगे? थैंक यू फातिमा। देखिए, पॉलिटिकल इकानमी सबसे अहम चीज़ होती है। ये चीज़ें जुड़ी होती हैं, पॉलिटिक्स और इकनॉमिक्स आपस में। स्टेबिलिटी हो तो जो आपकी इकनॉमिक्स है वो बेहतर होती है, अगर इंस्टेबिलिटी हो तो आपकी जो इकनॉमिक्स है वो बदतर होती जाती है। और ये आपने देखा है कि मार्च 2022 तक बाज़ार जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में थी, महंगाई भी हो रही थी लेकिन एक तनासब से हो रही थी, चीज़ें बढ़ रही थी, कीमतें भी बढ़ी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बड़ा एक कंट्रोल नज़र आता था चीज़ों पे ना, सी नजर आती। एग्जैक्टली। उसके बाद मार्च के बाद आपने देखा कि अब तक जो अगस्त तक ये स्टेबिलिटी नहीं रही यहाँ पर, जो उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, तो उसकी वजह से जो हमारी इकानमी है उसकी सूरत हाल देखें, डॉलर 250 तक चला गया, ऑर्डर्स बंद हो गए, टेक्सटाइल जो एक तरह से 3-4 सालों में कुछ बेहतर हुई थी वो तो दोबारा से धड़ाम से नीचे गिर गई, चीज़ें बढ़ गई। और 2-3 महीने तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं रहा चीज़ों, ऐसे लग रहा था जैसे हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बढ़ रही हैं, अभी भी आप देखें ये अगस्त का पूरा महीना हो गया, रोज़ाना की बुनियाद पर किसी ना किसी रोड पर आम जो जनता है वो एहतजाज कर रही है बिजली के बिल्स पर। पावर लूम्स वाले कोई 15-20 दिन उन्होंने जंग रोड ब्लॉक रखी है तनख्वाहों के मामले पर, तो हुकूमती रेट तो अभी भी नहीं है। थोड़ी सी स्टेबिलिटी हुई है तो चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रीम लाइन हुई हैं और अभी भी बहुत चीज़ें बाकी हैं। पेट्रोल देखें, आलमी मार्केट में जो फ्यूल की कीमतें कम हो रही हैं और हमारे यहाँ बढ़ाई जा रही हैं।
बिजली इतनी ज़्यादा महंगी है और ऊपर से जो लोड शेडिंग है वो भी दबा के की जा रही है। ये समझ नहीं आती कि अपने मनपसंद रेट्स पर बिजली फ़रोख्त की जाती है, अगले महीने उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मिलाई जाती है अपनी मर्ज़ी से, और उसके बाद दबा के लोड शेडिंग भी की जाती है। अवाम को नफसियाती मरीज़ बनाया जा रहा है। 30,000 रुपये बिल आता है और लोड शेडिंग भी जो है वो उसकी अखीर हुई पड़ी है गर्मी में। तो ये अवाम सड़कों पर निकल आई है, लोगों के पास जॉब्स नहीं रही, फिर इम्पोर्ट्स पर पाबंदी आयद कर दी। देखिए इनके पास एक ही फार्मूला डॉलर को कंट्रोल करने के लिए कि वो इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद कर देते हैं और उसकी वजह से मसला शुरू हो जाता है। काटन जो है हम यहाँ पर अपनी खुद कफील थे, काटन हमें बाहर से मंगवाना पड़ती है, इसकी मद में कई अरब डॉलर हमारे लग जाते हैं। तो जो एक्सपोर्ट है हमारी जितनी भी होती है उसमें कई गुना जो है वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। बजट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट का सामना है। तो ये अभी हमने कुछ महीनों में ये तजर्बा करके देख लिया है कि इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारी जो इकानमी कितनी ख़राब हुई है, लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, और जो किसी भी कारोबार से वाबस्ता थे उनके लिए मुश्किलात कितनी बड़ी हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन रुक गई है। जो गाड़ियां लाहौर में 3-3 जाती थी अब एक रह गई है, वो एहतजाज पर उतरे हुए हैं। ये सूरत हाल है। चाहे अगर हम इवन स्टार्टअप्स की बात करें, हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक हॉटस्पॉट रहा है स्टार्टअप्स के लिहाज से, चाहे वो अपने लोकल स्टार्टअप्स हो या फिर इंटरनेशनल स्टार्टअप्स जो कि ट्राई आउट करने के लिए पाकिस्तान में भी अपने आप को एक्सपैंड कर रहे थे। लेकिन इन सब सूरत हाल की वजह से ये एक और चीज़ है जो कि हुई है कि स्टार्टअप्स यहाँ से चले गए हैं एंड जो जॉब्स हमारे पास मौजूद थी वो एक दफ़ा फिर कम होती हुई नजर आई। इनफैक्ट पूरे के पूरे सेटअप्स शट डाउन किए गए पाकिस्तान में, और कुछ बहुत बड़ी कंपनीज जिनके मैं ऑफकोर्स नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगी, स्पेशली ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो कंपनीज थी, स्टार्टअप्स थे, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए। नवीद साहब, आपके ख्याल कहाँ पर आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट या पॉलिसीज़ में हम अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाए? क्योंकि गवर्नमेंट चेंज एक अलग चीज़ है, रजीम चेंज एक अलग चीज़ है, पर उसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए था। और इतनी इंस्टेबिलिटी पॉलिसी मेकिंग में और एक पावर स्ट्रगल, आपको क्यों लगता है कि इसको कंट्रोल नहीं कर पाए हम लोग? देखिए जी, बहुत सारी चीज़ों में मैं अब्दुल रहमान को सेकंड करूंगा। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, दैट इज़ काइंड ऑफ ए बैकबोन ऑफ एवरी कंट्री। ओके, आप अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की एग्जांपल देखें, इंडिया को देखें, इवन आप बांग्लादेश को भी किसी हद तक देखें, तो आपको नज़र आएगा कि उनके सर्कमस्टांसेस, उनके इकोनॉमिकल सिचुएशंस मोर और लेस हमसे मिलती जुलती हैं। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि इंडिया में पॉलिटिकली दे आर वेरी मच स्टेबल। उनका जो सिस्टम आता है वो अच्छा हो बुरा हो, दे लेट इट स्टैंड फॉर लाइक ईयर्स। हमारे यहाँ ये चीज़ अभी रजीम चेंज नहीं होता, रजीम चेंज कोई नहीं होता वहाँ पे। हमारे यहाँ ये चीज़ें मैच्योर होते हुए अब तो खैर मोर देन 75 ईयर्स अभी हमने वो इंडिपेंडेंस डे भी उसका सेलिब्रेट किया, तो उसके बावजूद चीज़ें मैच्योर नहीं हो पा रही उस तरीके से जैसे पूरी दुनिया में हो चुकी हैं। हम देखिए, पॉलिटिकल लोग, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं। इट्स वेरी इजी टू से कि सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। मेरा बिलीव ये है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं ये सॉफ्ट टारगेट हैं, इनको आप बहुत इजीली क्रिटिसाइज कर सकते हैं एंड दे एक्सेप्ट योर क्रिटिसिज्म। इनको चलने दिया जाए, इनमें गलतियां भी हैं, वो खुद को मैच्योर भी कर रहे हैं, लेकिन उनको टाइम दिया जाए। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जब तक ये हमारे मुल्क में नहीं आएगी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी इज सिंपली आउट ऑफ क्वेश्चन। अब आप देखें जो पिछले 3 माह में हो रहा है, जैसे अब्दुल रहमान ने भी वही एक चीज़ बोली, करेंसी के अंदर इतना फ्लक्चुएशन आ गया हुआ है। जनरल परसेप्शन ये लिया जाता है कि जी एक्सपोर्टर को इसका कोई ना कोई बेनिफिट होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। कोई भी एक्सपोर्टर जो अच्छे लेवल पे काम करने वाले हैं, दे हैव टू इम्पोर्ट द थिंग्स। रॉ मटेरियल हो जाए, मशीनरी हो जाए, हमें भी इंपोर्ट करना पड़ती है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। करेंसी की फ्लक्चुएशन कभी किसी इंडस्ट्री को बेनिफिट नहीं दे सकती। स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है, वो करेंसी में हो जाए, वो आपके पॉलिटिकल सिस्टम में हो जाए, वो आपके इकोनॉमिकल सिस्टम में हो जाए, जब तक ये चीज़ों को स्टेबल नहीं किया जाएगा, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कोई नहीं आएगा। अच्छा, एक्सपोर्ट्स में आपने कितना डिफरेंस देखा है पिछले कुछ महीने में? हल ऑफ डिफरेंस। मुझे अगर आप जैसे अब्दुल रहमान ने कहा है कि मार्च से ऑनवर्ड देखें, तो एज फार एज आई नो माई इंडस्ट्रीज, यू कैन से 50% रिडक्शन। 50% रिडक्शन। और डज दैट मीन कि लेबर जो कनेक्टेड है इंडस्ट्री के साथ? डेफिनेटली। अब्दुल रहमान, लेबर का सबसे ज़्यादा आई थिंक इसके अंदर नुकसान रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ऑन अ डेली बेसिस वेजेस पे काम करते हैं। आपके ख्याल में क्या हमारे पास आने वाले वक्त में इस लेबर को सेटिस्फाई करने के लिए काम मौजूद होगा?
फातिमा, कमर्स वोटर शराज की जो न्यूज़ थी कि 400 बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और उसके अलावा जो पावर लूम्स हैं उनका 25% तक बंद हो गया है और बाकी जो 25% बंद होने के करीब है, सिर्फ 50% जो है अपनी कैपेसिटी में चल रही हैं और वो भी फुल कैपेसिटी में नहीं चल रही। तो इसका आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी तादाद जो है वो बेरोज़गार हुई होगी। और फैसलाबाद में स्पेशली अगर हम बात करें तो बहुत सारी जो लेबर है वो टेक्सटाइल से वाबस्ता है, किसी न किसी तरह मिल्स में, फैक्ट्रीज़ में या इस कई तरह के काम कर रही है, पावर लूम्स में, घरों पे भी इवन काम हो रहा है। तो ये सारी जो एक चेन चली होती है जिसमें हज़ारों लोग जॉब्स ले रहे होते हैं। जब रिकॉर्ड तादाद में हमारी एक्सपोर्ट्स हो रही थी, कहा जा रहा था कि हमारे जो यहाँ पर एक्सपोर्टर्स हैं वो ऑर्डर्स नए नहीं ले रहे, स्किल्ड लेबर कम पड़ गई है इनके पास। ये भी अभी कल की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो ये देखिए वो सारी लेबर अब बेरोज़गार हो गई, अब आधी कैपेसिटी रह गई है चीज़ों की। जो लोग इंडस्ट्री लगा रहे थे लामा इकबाल स्ट्रीट में, यहाँ पर फिडमक में नई मिल्स लगा रहे थे, फैक्ट्रीज़ लगा रहे थे, वो सिलसिला रुक गया है। फिर जो इंपोर्ट पर पाबंदी लगी है, जो एलसीज ओपन नहीं हो रही थी, 250 के करीब भी बैंक्स गारंटी नहीं दे रहे थे, तो उनका तमाम सामान उधर रुक गया है। अब देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो एक दूसरे से लिंक है। इसमें जो मशीनरी भी इन्होंने मंगवानी, केमिकल भी मंगवाना है, दूसरी तमाम चीज़ें, रॉ मटेरियल भी मंगवाना है, कपास भी मंगवानी है, हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगा दी गई इंपोर्ट पर ताकि डॉलर कंट्रोल रहे। उसका नतीजा ये निकला कि हमारी जो एक्सपोर्ट भी रुक गई। फिर जो इनको बिजली पर रिलीफ दिया जा रहा था एक्सपोर्टर्स को, वो भी वापस ले लिया। उसका भी ये नतीजा निकला कि यहाँ पर जो पैदावारी लागत है वो बढ़ गई और जो मुख्तसर से आर्डर्स हमें कुछ सालों में मिले थे वो तमाम के तमाम वापस जो हमारी दूसरे ममालिक हैं, बांग्लादेश को चले गए, इंडिया को चले गए। तो अब फिर वही नतीजा निकलेगा अब कि अगर हमारी इंपोर्ट कम होगी, एक्सपोर्ट भी कम होगी, तो जो ग्रोथ रेट है वो रुक जाएगी और बेरोज़गारी में इजाफा होगा। एंड इस वक्त अगर हम देखते हैं तो हमारा ग्रोथ रेट कहाँ पर स्टैंड करता है अब्दुल? अभी इस महीने का आ जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि जो 3 के करीब या 3.5 के करीब होगा। जो कुछ महीने पहले तक 6 के करीब चला गया था वो तकरीबन आधा रह जाएगा। और अगर यही सूरत हाल 2 से 3 महीनों में जाती है तो फिर वो नेगेटिव हो सकता है। तो ये भी समझ लें कि जो 50% तक नीचे जाने का मतलब है कि लोगों के कारोबार रुक गए, लोगों की जो एक तरह के बाज़ार चलते थे वो रुक गए। 8 बाज़ारों में या सत्याना रोड की मैं स्पेशली बात करूँगा कि वहाँ पर हम जब भी जाते थे रश ही मिलता था। और अभी मेरा कोई काफ़ी दफ़ा चक्कर लगा, वो ऐसे लगता है जैसे छुट्टी में चले गए हैं लोग ना। मतलब देखिए ये कितनी बड़ी हैरानगी। गोल्ड वाले बताते हैं कि लोग अब गोल्ड बेचने के लिए आते हैं, लेने के लिए तो कोई आता ही नहीं गोल्ड। इसी तरह से दूसरे कुछ कारोबार हैं जिनमें लोग बेचने के लिए चीज़ें आ रहे हैं। प्रॉपर्टी का काम बहुत ज़्यादा डाउन किया है, मतलब जो प्रॉपर्टी जून तक अप जा रही थी वो बिल्कुल ही डाउन चली गई। और अगस्त का महीना आ गया है, अगर रजिस्ट्रियों की तादाद पिछले साल के अगस्त में 1000 थी फ़र्ज़ करें तो वो 200 के करीब रह गई है। अब देखिए उससे वाबस्ता कितने लोग जो है वो मुतासर हो रहे हैं या बेरोज़गार हो रहे हैं। लोगों के पास पैसा हो तो वो प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, करेंसीज़ में जो है वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन उसकी वजह ये है कि जो डॉलर थोड़ा नीचे आया है तो वो पैसा उधर चला गया है, क्योंकि वो मईशत का इतना बड़ा पैमाना समझा भी नहीं जाता। लेकिन दूसरी चीज़ें जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं, कम नहीं हो रही। लेवी टैक्स इन्होंने 50 का मुआहदा किया हुआ, वो लगाना ही लगाना है। तो ये IMF की कुछ शराइत है जिनकी वजह से जो ग्रोथ रेट है मज़ीद नीचे आएगा। एंड अगर हम कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा तो जून 2020 में इस साल 15 रुपए पर यूनिट प्राइस रही, और अगर हम इसी का कंपैरिजन कुछ अरसे पहले पे चले जाते हैं तो मार्च में 9 रुपए पर यूनिट प्राइस थी। इस पे कमेंट करना चाहिए नवीद साहब, कितना इम्पैक्ट हुआ इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो बढ़ा दी गई। इनफैक्ट हमारे अपने शो में बहुत सारी डिस्कशन रही है इस मौजू के ऊपर कि किस तरह से इसने इम्पैक्ट किया है लोगों के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर। आप थोड़ा सा इस पे कमेंट करना चाहेंगे? जी, डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। देखते एनर्जी क्राइसिस मुशर्रफ साहब का जब दौर था तब भी हमने बहुत सीवियर किस्म का एनर्जी क्राइसिस फेस किया था। और बिलीव मी कि हम लोग जब फेस टू फेस बैठते थे अपने जो भी काउंटर पार्ट हैं यूरोप में या USA में, तो उनके लिए ये एक बड़ी अजीब सी बात होती थी कि यार इज इट रॉकेट साइंस कि आपको के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और आप पावर जनरेटर्स पे जा रहे हैं। अच्छा, फिर खैर हमने इसको ओवरकम किया। हमारी पावर जनरेटर वो जो प्राइसेस की है दैट इज़ इक्वली क्रिटिकल। मतलब कि हम लोगों के लिए ये इम्पॉसिबल हो गया है कि हम अपनी कॉस्टिंग कैसे करें। मतलब कि आप लोग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर ही नहीं सकते। वो आइदर आपके एनर्जी की प्राइसेस हों, आपके रॉ मटीरियल की प्राइसेस हों,
डेफिनेटली जिस तरीके की इन्फ्लेशन चल रही है, फिर हमें वेजेस भी उसी तरीके से बढ़ानी पड़ती हैं, तो उसमें कोई श्योरिटी नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाते हम लोग। और आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जब आप एक्सपोर्ट्स में होते हैं तो ये तो सारा बिस पे चलता है, हमारे क्लाइंट्स हम पे ट्रस्ट करते हैं एंड दे आस्क अस टू कोट देम प्राइसेस फॉर लाइक ईयर्स और समथिंग। तो हमारी सूरत ये है कि हम तो उनको वीक्स की वैलिडिटी नहीं दे पाते। ये एनर्जी क्राइसिस उसमें से वन ऑफ दम। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश रहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं आज एक्सपोर्ट्स के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से, कहाँ पर हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का इम्पैक्ट हुआ है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। क्या हम लोग उस पॉइंट पर हैं कि हम रिवर्स गियर में जा सकते हों और दोबारा से एक दफ़ा जो हमारे पास एक कंपेटिटिव लीड रही हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि फाइनेंस पॉलिसीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ कहाँ पर अलाइन करती हैं। आप जानते हैं कि इंपोर्ट बैन लगाया गया था, अब जिसको दोबारा से कहा जा रहा है कि ये हटाया जा रहा है, और लग्जरी आइटम्स हो या ओवरऑल आइटम्स हो, इनिशियली ये भी कहा गया था कि ये बैन इम्पैक्ट नहीं करेगा इंडस्ट्री के ऊपर किसी भी तरह से, और इंडस्ट्री के अंदर जो भी इंपोर्ट्स हैं उनको नहीं रोका जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट ज़रूर हुआ। जो प्राइसेस बढ़ाई गई इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें भी इंडस्ट्री को उस हद तक रिलीफ नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। अब्दुर्रहमान, इस पर ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा, कहाँ पर हमारी पॉलिसीज़ क्यों जिस तरह से पहले रिलीफ दिया जा रहा था, सब्सिडीज़ दी जा रही थी हमारी इंडस्ट्री, वो कंटिन्यू क्यों नहीं की गई इस गवर्नमेंट के अरसे में? अगर की जाती तो प्रॉबेबली हमारी इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है उतनी ना होती। फातिमा, आपकी बात दुरुस्त है। जैसे चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी होना भी ज़रूरी है, जिसमें चीज़ें तय की जाएँ। हमारे जो भी हुकूमत आती है वो अपनी पॉलिसी लेकर आ जाती है। इसमें अगर इमरान खान की गवर्नमेंट समझती थी कि एक्सपोर्ट बढ़ाने से बेहतरी आएगी, तो यहाँ पर मौजूदा हुकूमत समझती है कि इंपोर्ट कम करने से जो है वो बेहतरी आएगी। तो ये देख लें, चीज़ें दोनों में फ़र्क ये आ जाएगा कि जब आप इंपोर्ट ख़तरनाक हद तक कम करेंगे तो एक्सपोर्ट्स भी आपकी अल्टीमेटली उन पर भी असरात मुरतब होंगे। जब इनिशियली अब्दुर्रहमान कहा गया था कि इंडस्ट्री की, एंड आई रिमेंबर कि यहीं पर हमने शो में भी डिस्कस किया था कि ये इंपोर्ट बैन किसी भी तरह से इंडस्ट्री में इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये लग्जरी आइटम्स पर, लग्जरी गुड्स पर लगाया जाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर होता हुआ नजर आया। फातिमा, ये हर चीज़ पर इंपोर्ट पर पाबंदी है, दवाइयों पर भी पाबंदी है। अभी ओपन करने जा रहे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना बता रहे हैं, लेकिन स्टिल जो है वो मेडिसिन भी नहीं आ रही बहुत से ममालिक से। ये हर चीज़ पर ही बैन किया हुआ है। मशीनरी पे भी मशीनरी पर बैन है। ये मशीनरी लग्जरी आइटम्स में तो नहीं आती ना। लग्जरी आइटम्स में तो कहा गया था कि 30-40 आइटम्स होंगे। एंड इनिशियली यही अलमिया था, यही इंप्रेशन था कि बिल्कुल इंडस्ट्री की किसी, जिस तरह आपने बात की मशीनरी पे या डिफरेंट रॉ मटेरियल्स इनफैक्ट हम बाहर से मंगवाते हैं, उस पर नहीं बैन होगा, लेकिन हुआ। सब कुछ पे कर दिया, काटन पे कर दिया। ये असल में जो पहले प्लान किया गया था 40 आइटम्स का, उसमें एनुअल जो है वो $1 अरब सिर्फ बचना था, जबकि हमारे पास पैसा था ही नहीं, डॉलर्स थे ही नहीं देने के लिए। इस वजह से हर वो चीज़ जो इंपोर्ट होती है उस पर पाबंदी लगा दी गई ताकि डॉलर इधर रुके। तो इसी वजह से जो डॉलर की ब्लीडिंग रुकी है, तो आपने देखा है कि ये अभी थोड़ा सा स्टेबल होने जा रहा है। कोई पैसा नहीं आया, लेकिन रुपया मजबूत होने जा रहा है। वो मजबूत सिर्फ इसी वजह से हुआ, बगैर डॉलर आए, कि यहाँ पर जो डॉलर के रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें थी जो इंपोर्ट होती थी वो हमने रोक दी। तो उस वजह से जो रुपया वो मुस्तहकम हुआ है। ये रुपया जो मुस्तहकम हुआ है ये बड़ा आर्जी सा हुआ है। जब तक IMF की जानब से पैसे नहीं आ जाते या दोस्त ममालिक डॉलर्स नहीं देते, तो ये इस तरह से रुपया मुस्तहकम रखा भी नहीं जा सकता। अच्छा, अब ये IMF की तरफ से जो लोन मिलना है और जो दोस्त ममालिक की तरफ से हमें किस तरह की एड मिलनी है, उस पर भी ज़रूर आएंगे। एक और चीज़ जो कि मुझे पर्सनली बड़ी अजीब लग रही थी कि हमारी फाइनेंस पॉलिसीज़ अभी भी किसी डायरेक्शन में जाती हुई नज़र नहीं आ रही, बड़ी अनस्टेबल सी नज़र आ रही हैं। आप लोगों की कोई बातचीत, कोई गुफ्तगू हुई हो इदारों के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ? देखिए जी, जो इस वक्त की पॉलिसी है, इसको थोड़ी सी अगर मैं आपको सादा ज़ुबान में समझाऊं तो ये इसको बोलते हैं प्रॉब्लम डिलेइंग टैक्टिक्स। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स नहीं है, ये प्रॉब्लम को सिर्फ डिले किया जा रहा है।
लाइक जो ट्रेड डेफिसिट की अगर आप बात करें ना, तो नो डाउट ये हर बंदे को पता है कि आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का जो डिफरेंस है दैट इज ट्रेड डेफिसिट। लेकिन उसमें इंपोर्ट्स को रोक देना ये कहीं की कोई दानिशमंदी नहीं है। स्पेशली ये देखिए ना, मशीनरी के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, एचएस कोड जो यानी कि लॉन्ग टर्म कोई इससे बेनिफिट नहीं होगा। बिल्कुल नहीं है। एचएस कोड है 8485, दैट इज प्योरली रिलेटेड टू टेक्सटाइल मशीनरी और एनी अदर काइंड ऑफ मशीनरी। अब उसके अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट ही हम उन लोगों को ओपन नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब इंपोर्ट्स को रोकना चाहिए, इंपोर्ट्स को डिस्करेज करना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इस काबिल करना होगा कि आपकी इंडस्ट्री रनिंग पोजीशन में रहे। जब वो इस काबिल हो जाएगी, देन गो हैड, फिर आप सारी इंपोर्ट्स पे बैन लगा दें, लग्जरी आइटम क्या, मशीनरी, हर चीज़ पे। अभी आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में है कुछ नहीं, इंपोर्ट्स पे आप बैन लगाएंगे तो ये तो सिंपली अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी सारे मुल्क में। अभी तो सिर्फ 2-3 माह हुए हैं, अगर खुदा ना खास्ता 2-3 माह और इसको प्रलॉन्ग किया जाता है इस सारी पाबंदी को, तो इंडस्ट्री तो बहुत बड़े क्राइसिस में आ जाएगी। एंड जिस तरह आपने बात की कि डिफरेंट इंपोर्ट्स को रोक देने से लॉन्ग टर्म बेनिफिट कहीं पर नजर नहीं आएगा। इनफैक्ट यहाँ तक कहा जा रहा है अब्दुर्रहमान के करंट गवर्नमेंट की खुद तरफ से कहा जा रहा है कि हमसे मैटर्स को हैंडल नहीं किया जा रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे ये फतवा यहाँ पर पॉलिसी ये बनाई गई है कि क्योंकि मुल्क में सैलरीड पर्सन ज़्यादा हैं, वो वोट भी डालते हैं, थोड़े अवेयर भी होते हैं, उसके बरक्स जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी तादाद भी कम है, वोटों के हवाले से भी उनका मसला है, वो ज़्यादा पीटीआई की फेवर में है। तो फिर थोड़ा सा वो सैलरीड पर्सन को रिलीफ दिया जा रहा है मुख्तलिफ मामलात में, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है। तो ये हुकूमत जो है वो समझ लें आर्जी बुनियादों पर है। थोड़ा सा जब इनको लगेगा कि इलेक्शन के हालात ठीक हो गए हैं तो ये इलेक्शन में चले जाएंगे। ये मौजूदा सेटअप उनसे वाकई नहीं चाह रहा और वो खुद इसको चलाना भी नहीं चाह रहे। हालात किस तरह से बेहतर हो जाएंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखा जा रहा है कि कीमतें जो आलमी मार्केट में फ्यूल की मज़ीद कम हो जाएंगी, जंग अगर रुक जाएगी तो फूड की आइटम्स भी कम हो जाएंगी। जिस तरह से जो यहाँ पर पाम ऑयल है वो भी थोड़ा नीचे आ जाएगा जब फ्यूल की कीमतें कम आएगी, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन पर अखराजात है वो भी कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, उम्मीद की जा रही है कि सितंबर अक्टूबर तक, और फिर जो दोस्त ममालिक और IMF लोन देगा उसके बाद थोड़ी सब्सिडी दी जाएगी इन्हीं चीज़ों पर। सब्सिडाइज जब कर दी जाएगी चीज़ें तो तब भी थोड़ी जो है वो बाज़ार बेहतरी नज़र आती है। जो अगर आप समझते हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी है तो वो कोई नहीं है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, और बिल्कुल ही इसका पर्पस ही ये है कि अगला इलेक्शन किसी तरीके से बेहतर बनाया जाए, जो कि फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इनका सारा फोकस ही ये होगा कि इस हुकूमत के ज़रिए हम अपना इलेक्शन बचाएँ, क्योंकि अब तक जो हालात हो चुके हैं इसमें ज़िमनी इंतखाबात में इन्होंने देख लिया कि अवाम ने कितनी कोट लगाई है, इनके उम्मीदवारों को ना बुरी तरह से शिकस्त से दो चार होना पड़ा। तो इसको बचाने के लिए ये इस तरह के आर्जी इक़दाम कर रहे हैं ताकि जो पब्लिक पर प्रेशर है वो कम हो, चाहे उसके बदले में जो एक्सपोर्ट्स उसकी ऐसी तैसी फिर जाए, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन जो आम जनता है, जो सैलरीड पर्सन है, उनको थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिल जाए। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये एक, जिस तरह आपने भी कहा अब्दुर्रहमान, ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है और लॉन्ग टर्म में इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, जिसका मतलब है कि हम जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर खड़े रहेंगे मोर और लेस, और जितनी मर्जी इसमें आप चेंजेस कर लें, स्पेशली लोन्स के हवाले से भी, जिस तरह मैं पहले भी कह रही थी कि लोन्स तो हम ले ही जा रहे हैं, बट क्या आवाम के साथ एक ट्रांसपेरेंसी मौजूद है कि इन लोन्स को आवाम के लिए किस तरह से बेनिफिशियल साबित किया जा रहा है? देखिए जी, बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट मेरा सोल्यूशन तो मोर और लेस जो है वो इंडस्ट्री को बेस करके ही होगा। लेकिन लोन्स लेने में कोई बुराई नहीं है, सारी दुनिया की इकोनॉमी ऐसे ही चल रही है। मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में भी आप जाएं तो आपको नजर आएगा कि दुनिया की बिजनेसेस लोन पे चल रही हैं। लेकिन अब ये डिपेंड ये करता है कि लोन लेके आपने करना क्या है। दो किस्म के काम है। एक तो ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट्स करती रही हैं कि आप लोन लें और सारा पैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगा, जिसकी आउटकम कुछ नहीं है। बेनिफिट है लोगों को डेफिनेटली छोटे मोटे कि आप रोड्स बना दें, ब्रिजेस बनाएं, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दें। और दूसरा इसका सोल्यूशन ये है कि आप लोन ले लें और उस लोन को आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पे यूज़ करें, जिसकी आउटकम बहुत अच्छी है। वो शायद आज आपको ना आएगी लेकिन 10 सालों बाद आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, प्रॉफिट मेकिंग होगी। उसी लोन से आप मार्कअप भी दें और मज़ीद दुनिया भी आपको खुश होकर लोन देगी। तो लोन लेने में सच कोई बुराई नहीं है, ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। हमारा तो सब पिछले 75 साल से ऐसे ही चल रहा है। तो लेकिन थोड़ा सा हमें इसकी प्लानिंग को चेंज करना होगा, उसकी यूटिलाइजेशन को और पॉजिटिव करना होगा। देखिए, हम एटलीस्ट एक्सपोर्टर होने के नाते और दुनिया घूमने के का थोड़ा बहुत जो तजर्बा हुआ है,
हम तो अभी भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं क्योंकि पाकिस्तान में एनर्जी भी है, हमारे लोगों में स्किल भी है, इंशाल्लाह वी विल बी ऑन द राइट पाथ। थोड़ा सा आई लव दैट कि स्पेशली एक्सपोर्टर कम्युनिटी या बिजनेसमैन बड़े ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, बड़े पॉजिटिव रहते हैं। आई थिंक शायद आप लोगों को होना भी पड़ता है, बिकॉज बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है कि जहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि एक पोटेंशियल रिस्क है, लेकिन आप रिस्क लेते हैं तभी आप सक्सेसफुल हो पाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऑप्टिमिस्टिक हर बंदे को होना चाहिए। एक्सपोर्टर्स को थोड़ा ये जैसे मैंने कहा कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, थोड़ा हम दुनिया भी देखते हैं, कंपैरिजन भी करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी देखते हैं, तो हमें नजर आता है कि यार ये लोग भी हम में से हैं, यहाँ पे बड़ी स्किल्ड लेबर मौजूद है। यही आपका असासा होता है। देखिए आप छोटा सा फैमिली को रन करें तो आपके एसेट्स आपके बच्चे होते हैं। आप पूरे मुल्क की इकोनॉमी को रन करें तो आपका एसेट आपकी आवाम है, और वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ह्यूमन पावर है और स्किल्ड ह्यूमन पावर है। थोड़ी सी हमें लीड मिलने की जरूरत है, कहीं से थोड़ी सी रहनुमाई मिलने की जरूरत है और थोड़ी सी स्टेबिलिटी। तो लाइक आई सेड हम लोग तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इंशाल्लाह वी विल बी ऑन द राइट पाथ। बिल्कुल। इससे पहले मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात की एक्सपोर्ट्स के हवाले से किस तरह से हमारे डिफरेंट इस वक्त जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मौजूद हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं पॉजिटिवली, कितना नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं इंडस्ट्री को। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपके आवाम के इशूज़ को हाईलाइट करें, स्पेशली लेबर के हवाले से अगर हम बात करते हैं। आई थिंक इस सारी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा लेबर इम्पैक्ट हुआ है, एंड बड़ी अफसोस की बात है कि हम अपने लेबर को उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के वक्त में। ऑफकोर्स हमारी इंडस्ट्री रिवाइव कर जाएगी, वी आर वेरी वेरी होपफुल अबाउट दैट। हम ओवरऑल अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी जल्द ही हासिल कर लेंगे। लेकिन लेबर जो कि इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, सफ़र कर रहा है, जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास वेजेस नहीं है, जहाँ पे इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई हो रही है, बट लेबर के लिए कहीं पर भी रिलीफ और आसानी नज़र नहीं आ रही। अब्दुर्रहमान, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से 2000 रुपये अनाउंस किए गए उन सब लोगों के लिए जिनकी तनख्वाह 40,000 से कम थी। अलावा भी कुछ और इकदाम भी किए गए पिछली गवर्नमेंट की तरफ से भी, इस गवर्नमेंट की तरफ से भी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि वेजेस पे काम करते हैं या जिनके पास बिल्कुल भी रोज़गार मौजूद नहीं है। बट देन अगेन, अगर हम जिस तरह नवीद साहब बड़ी अच्छी बात की कि 10 साल के बाद आपको एम्प्लॉयमेंट नज़र आती है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी, डेवलपमेंट नज़र आएगी, ओवरऑल आपको इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नज़र आएगी, बट हम उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। तो जहाँ पे 2000 दे देना या जिस तरह से कोई उनके लिए बना देना, जगह बना देना उनके खाने के लिए, सोने के लिए, इज़ दैट गुड इनफ? क्या आज के वक्त में जब तक हमारी इंडस्ट्री रिवाइव नहीं कर जाती, जब तक हम ओवरऑल स्टेबल नहीं हो जाते, क्या हमारा लेबर सर्वाइव कर पाएगा? फातिमा, देखिए ये 2000 रुपया देना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन मसला तो ये है ना कि आप उसकी जगह उनको रोज़गार क्यों नहीं दे सकते, या किस क्राइटेरिया पर दे रहे हैं। देखिए 700-800 अरब रुपया सब्सिडी के लिए रखा हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन मुख्तलिफ़ चीज़ों पर फिर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर 2000 रुपया देते हैं, उसके साथ फ्यूल प्राइसेस बेतहाशा बढ़ा देते हैं, IMF आप पर बैन कर देता है कि आप इतनी ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते, तो ये बड़ा मसला बनेगा। कोरोना के दिनों में तो देना चले ज़रूरी था, लेकिन रूटीन में इसका बेहतर इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है। इसकी जगह कोई स्किल्ड का काम दिया जा सकता है, मशीनें दी जा सकती हैं, कोई काम किया जा सकता है। साल में 2-2 हज़ार 12 महीनों में देने की बजाय 20, 25, 30 हज़ार से कोई मशीन, सिलाई मशीन वगैरह या इस तरह की कोई और अपॉर्चुनिटी या कोई रेडी वगैरह को कारोबार के हवाले से किया जा सकता है, उसका जो भी एक फैमिली में एक बेरोज़गार के लिए। तो इस तरह से कोई स्कीम होगी जो कि उसका मुश्किल जो कारोबार है वो बेहतर कर देगी, या कोई लेबर है इंडस्ट्री वालों के साथ मिलकर कोई स्किल्ड लेबर है उनको काम सिखा दिया जाए ताकि वो रोज़गार उनको मिल सके। इस तरह की कोई जो है वो कॉलेजेस या स्कूल्स या कोई इदारे बना दिए जाएँ। तो ये वही बात आपकी आ गई कि ये शॉर्ट टर्म जो सोल्यूशन तो है, लॉन्ग टर्म सोचा नहीं जा रहा। देखें क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा मसला बन के सामने आया है, उसकी वजह से जो काटन, ये पिछला साल तो खुश्क साली का रहा है ना, बारिशें नहीं हुई, इस बार बारिशें ज़्यादा हो गई तो काटन दोबारा तबाह हो गई। पहले कम हुई थी, अब जो लगाई लोगों ने वो तबाह हो गई, 50% तक जो है वो डैमेज हुई है बुरी तरह से ना। तो ये क्लाइमेट चेंज पर कुछ भी नहीं ना सोचा जा रहा ना लिखा जा रहा है। अब जो काटन तबाह हुई है उसकी जो हमारी 30 से 35 या 50% तक जो बाहर से हम इंपोर्ट करेंगे 1 या 2 अरब डॉलर की, वो भी हमारा ज़र मुबादला बाहर जाएगा। तो यहाँ पर जो फार्मर्स हैं, छोटा फार्मर, उसको देने के लिए कुछ नहीं है।
पहले यहाँ पर जो ज़राई तरक्याती बैंक था वो सस्ते इंटरेस्ट पर लोन देता था, वो भी ख़त्म कर दिया और अब वो भी कमर्शियल लोन दे रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से चीज़ें बेहतर होती हैं। खाद पर अगर आप सब्सिडाइज़ करते हैं कुछ चीज़ें तो वो शार्ट हो जाती है मार्केट में, डीलर्स आपके काबू नहीं आते। चीनी कम करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके काबू नहीं आता। देखिए सब्सिडी भी ज़रूरी है चीज़ों पर, लेकिन जो चीज़ों की अवेलेबिलिटी है मार्केट रेट पर वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सब्ज़ियाँ देख लें, ये मतलब जो शिमला मिर्च या आम सी सब्ज़ियाँ 400-400 रुपये केजी की चली गई हैं। तो अब देखें एक बंदा बेचारा 400-500 की सब्ज़ी बनाएगा। अब इन सब्जियों से जो ब्रायलर है वो सस्ता हो गया और ब्रायलर वाले चीख रहे हैं कि हमारे तो पैसे नहीं पूरे हो रहे ना, जितनी पैदावारी लागत उस पर चली गई है। तो अब ये कई चीज़ें हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है कि मार्केट में उनकी अवेलेबिलिटी आसान बनाने की ज़रूरत है। चीनी की, आटे की आप देख लें, 1 केजी जो है वो तकरीबन 90 से 95 रुपये किलो में मिल रहा है और शायद 1-2 महीनों में 100 पर चला जाए। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर मार्केट में जो गंदम है वो उनको चक्की वालों को सप्लाई नहीं की जा रही, जो पहले हुकूमत करती रही है ताकि रेट कंट्रोल में रहे, और इसकी वजह से जो है वो आटा बेतहाशा बढ़ता चला जा रहा है। 100 रुपये केजी 1-2 महीनों में हो जाएगा तो फिर देखें 5-6 महीने गरीब कैसे गुजारेंगे। एंड यहीं पर आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं गवर्नमेंट की, और जब आप कॉटन प्रोडक्शन को देखते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से या किसी भी और रीज़न की वजह से हो, आपके ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स क्या होंगे अभी गवर्नमेंट के लिए अगर वो स्टेबिलिटी लाना चाहती है इंडस्ट्री में, हमारे लेबर क्लास के लिए, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए? देखिए जी, इन द लॉन्गर रन अगर मैं बात करूं तो फिर तो एक ही सोल्यूशन है कि लेट दी सिस्टम रन, सिस्टम को चलने दें। इसमें जो भी चेंजेस लेके आनी है वो एक दफ़ा ले आएँ और उसके बाद इस सिस्टम को ना छेड़ें। ये लॉन्गर टर्म तो यही एक सोल्यूशन है, इसके अलावा और कोई चीज़। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डेफिनेटली, उसके साथ इकोनॉमिकल, तो वो दोनों चीज़ें पैरेलल ही चलती हैं। जो शॉर्ट टर्म है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेबर के करने के लिए बहुत सारे काम हैं। इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ऐड ऑन करता हूँ, आपके भी नॉलेज में होगा कि जो ये इंडस्ट्रियल स्टेट यहाँ पे अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट बनी है, तो आप उसको थोड़ा विजिट करके देखें, आपको आइडिया होगा कि वहाँ जितने पाकिस्तानी बेस्ड यूनिट्स हैं दैट इज़ प्योरली रिलेटेड टू टेक्सटाइल, सिर्फ टेक्सटाइल। अच्छा, लेकिन अगर आप चाइनीज़ को देखेंगे, चाइनीज़ भी वहाँ पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े यूनिट बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन नज़र आएगी। आपको नज़र आएगा कि दे आर इनटू सिरेमिक्स, दे आर इनटू क्रॉकरी, ठीक है। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनका हमारे यहाँ वजूद ही कोई नहीं, और ये डाइवर्सिफिकेशन है जिसके बारे में हमारे जो बड़े हैं, जो हुक्मरान हैं, इनको सोचना पड़ेगा कि फैसलाबाद देखें टेक्सटाइल हब बन गया, फाइन, सियालकोट है स्पोर्ट्स गुड्स के लिए, ओके, और बहुत सारे छोटे छोटे शहर ऐसे हैं जिनको आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए खड़ा कर सकते हैं। लेकिन सिरेमिक्स इतना हमारा यूज़ होता है पाकिस्तान में और सारा इंपोर्ट होता है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्रॉकरी है और बहुत सारी ऐसी एसेसरीज़ हैं जो कि हम यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन में लेके आ सकते हैं। तो लेकिन इस पर थोड़ा बैठना पड़ेगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी। कोई भी मुल्क, कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जिसने लाइक ओवर द मंथ्स ये सारी तरक्की की हो, डेवलपमेंट। आप जिस मर्जी नेशन को उठाएं, आप जर्मनी को उठाएं, जापान को, यूएसए, सब आपको नज़र आएगा कि उनको सेंचुरीज लगी हैं बनते हुए। तो लेकिन उसके लिए आपको पहला स्टेप लेना पड़ता है। पहला स्टेप लेंगे तो फिर ही आप बाकी जो सारी स्टेप्स हैं वो चढ़ पाएंगे। तो ये पहला स्टेप यही है। इस पर थोड़ा सा हमें भी टफ टाइम देखना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी देखना पड़ेगा, लेबर का ख्याल करना चाहिए, ऑफकोर्स करना चाहिए। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट चाहे 2000 ही दे, लेकिन खैर वो डिज़र्व करते हैं। साथ में ये चीज़ ज़रूर है, गवर्नमेंट को भी इस पर देखना चाहिए कि एक वो कहावत है, कहते हैं कि वो मछेरे को मछली घर पे नहीं देनी चाहिए, उसको मछली पकड़ना सिखाना चाहिए। तो लेबर क्लास में भी यही है कि आप उनको सब्सिडाइज भी करें, लेकिन साथ में उनको स्किल भी दें, मुख्तलिफ स्किल्स डेवलप करें, ताकि अगर वो 2000 कमाते हैं तो वो 10,000 कमा के अपने घर अपनी मेहनत से लेके आ सकें। एंड अब्दुर्रहमान, आप क्या सजेस्ट करेंगे इस वक्त गवर्नमेंट के इदारों के क्या स्टेप्स होने चाहिए? फातिमा, सबसे पहले तो इस हुकूमत को फिल इंतखाबात में जाना चाहिए। फ्रेश मैंडेट आएगा, चाहे किसी का भी आए, इनका आए या पीटीआई का या जो भी आए, फिर वो आके पॉलिसीज़ बना सकेगा, फिर वो आके इंटरनेशनल जो अदारे हैं उनके साथ नेगोशिएशन में जा सकेगा, फिर वो सब्सिडाइज चीज़ें भी दे सकेगा और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ भी बना सकेगा। अब जो हुकूमत एक वोट पे खड़ी हो और उसके पास चंद महीने बाकी बचे हों, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बना ही नहीं सकती।
जो इलेक्शन ख़राब हो जाएगा सारा। सियासी जमातें देखें इलेक्शन लड़ती हैं जीतने के लिए, अगर वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पे चले जाएं तो उनका इंतखाब ख़राब हो जाएगा। ये फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत बना सकती है जिसके पास 5 साल हों कि पहले 2-3 साल जो रगड़ा दे के टैक्स लगाए जाएं ताकि जो मशीनरी बेहतर हो, लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए, रिलीफ भी दिए जाएँ, बेहतर हों चीज़ें, उसके बाद जो है वो सब्सिडी की तरफ जाया जाए। लेकिन अभी तो इंतखाबात आने वाले हैं, मतलब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं 25 सितंबर को 9 हलकों में, उसके बाद कुछ ही महीनों में जो है वो आम इंतखाबात की जानब जाया जाएगा। तो अभी तो ये हालात मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक जो है ऐसे ही चलेंगे, जिसमें ग्रोथ रेट मज़ीद नीचे आएगा, टेक्सटाइल वालों की मज़ीद जो है वो तेल ख़राब होगी, इकानमी को मज़ीद डेंट पड़ेंगे जो इम्पोर्ट बंद की है, और जो ग्रोथ रेट है वो माइनस के करीब चला जाएगा। लेकिन ये सैलरीड पर्सन को थोड़ी सी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, इस तरह के इकदाम करेंगे जिससे ये लगेगा कि बेहतरी आई। एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि हम डिस्कस कर पाए, और अगर मैं रैप अप करने की कोशिश करूँ स्पेशली लेबर के हवाले से, आई थिंक यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा लॉस रहा है, और लेबर को जो डे टू डे चीज़ों में वेजेस के हवाले से इश्यूज़ का सामना करना पड़ा है, इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस स्टेबल ना होने की वजह से कम तो नहीं हुई, ज़्यादा ही हुई हैं, बट उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट ओवरऑल हमारी कंपेटिटिव थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो हम मेंटेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अब उस तरह से हमारी ना तो डीलिंग्स हो रही हैं, ना तो हम उस तरह से ऑर्डर्स को ले पा रहे हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ भी हमने डिस्कस की, और किस तरह से लॉन्ग टर्म पॉलिसी इस वक्त एक ऑप्शन प्रॉबेबली नहीं होगा करंट गवर्नमेंट के लिए। एंड अगर हम देखते हैं ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो शायद अभी वो अच्छा आइडिया भी ना होता, बिकॉज लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के रिजल्ट्स आप लॉन्ग टर्म में ही देखेंगे, आपको शॉर्ट टर्म में कोई रिजल्ट नज़र नहीं आएगा, जिसका मतलब है कि नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर डेफिनेटली उनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं होगा। तो इस वक्त हमारी मौजूदा गवर्नमेंट का फोकस होगा शॉर्ट टर्म चीज़ों के ऊपर, ऐसी चीज़ें जो कि इमीडिएटली आपको इम्पैक्ट देती हुई नज़र आएंगी, इफेक्ट देती हुई नज़र आएंगी, और एक इस तरह का अलमिया क्रिएट कर सकेंगी कि लोगों के लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं, चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, आसान होती हुई नज़र आ रही हैं, बट वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में होगा। एंड देन अगेन अगर हम इलेक्शन की तरफ इवेंचुअली जाते हैं, हमारे पास एक नया सेटअप, एक नई गवर्नमेंट आती है, यही गवर्नमेंट आती है दोबारा कोई और इलेक्ट होती है, वो तो डिपेंड करता है सूरत हाल के ऊपर, लेकिन डेफिनेटली चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएंगी ये अभी डिसाइड करना मुश्किल होगा। हम यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि करंटली हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और नेक्स्ट हमारी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, इंडस्ट्री की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के हवाले से आई डू रियली होप कि हम बेहतर फैसले कर पाएंगे। लोन्स अगर लिए जा भी रहे हैं, और दुनिया में ऐसे होता है, लोन्स लिए जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ आपकी एक्सचेंज होती है, लेकिन आवाम के साथ ट्रांसपेरेंसी आई थिंक यहाँ पर लैक करती है, एंड वी रियली डोंट हैव दैट सिस्टम जहाँ पर ट्रांसपेरेंट होकर आवाम को बताया जाए कि किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है इस पैसे को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर एक पाकिस्तानी शहरी इस लोन का कर्जदार है। तो इनफैक्ट इवन दो हमारा मुल्क या गवर्नमेंट लोन ले रही है, बट हर एक पाकिस्तानी शहरी के ऊपर ये लोन इम्पैक्ट करता है, और हमारे ऊपर ये लोन आ रहा है। तो क्या हमें पता नहीं होना चाहिए कि ये लोन कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या हमारी प्रेफरेंसेस के हवाले से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जो फैसले किए जाते हैं उनमें इन अवाम का इनपुट क्यों नहीं होता, जिस भी सेक्टर की अगर हम बात कर लेते हैं उनका इनपुट क्यों नहीं लिया जाता, क्यों ये नहीं सोचा जाता कि क्या ये एक्चुअली में उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे जिनके लिए लिया गया है लोन, या फिर उनके लिए मुश्किलात पैदा करे। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी हम चीज़ों को उस तरह से उस डायरेक्शन में लेकर नहीं जा सके हैं जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था। एंड ऑफ कोर्स हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि न्यूट्रल रह कर आपकी जो मसाइल हैं, आवाम के जो मसाइल हैं, उनको हम पेश कर सकते हों और सामने रख सकते हों। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है हमारा फर्स्ट हाफ स्पेशली एक्सपोर्ट्स के हवाले से हम किस तरह से हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी इस वक्त इम्पैक्ट करी है इंडस्ट्री को, ग्रोथ रेट कहाँ पर स्टैंड करता है, जीडीपी कहाँ पर स्टैंड करती है, और आगे चलते हुए क्या स्टेप्स होंगे, क्या चीज़ें गवर्नमेंट को करनी चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमने डिस्कस की, स्पेशली इस वक्त पे गवर्नमेंट की प्रायोरिटी प्रॉबेबली शॉर्ट टर्म
पॉलिसीज़ होंगी, ना कि लॉन्ग टर्म, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनको पता भी नहीं है खुद के कब इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस सारे प्रोसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रही है। आगे बढ़ते हुए अब हमारी कोशिशों की टैक्सेशन के हवाले से बात करें। डिफरेंट पॉलिसीज़ जो इस वक्त मौजूद हैं, टैक्स नेट किस तरह से ग्रो कर रहा है, क्या टैक्सेशन के जो टारगेट्स थे वो मीट किए जा रहे हैं, क्या प्रोसीजर है, बिकॉज आई थिंक हम पहले भी काफ़ी सारे शोज़ में ये डिस्कस कर चुके हैं कि टैक्सेशन का प्रोसेस बहुत सारे ताजरों के लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित होता है, जो कि उर्दू स्पीकिंग होते हैं, और उनके लिए जब इंग्लिश में सारी डिटेल्स दी जाती हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उनके लिए समझना मुश्किल होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। तो आज हमारे शो में ये भी कोशिश होगी कि कुछ क्लैरिफाई भी करें और इस पर भी ज़रूर बात करें कि किस तरह से टैक्सेशन को अंडरस्टैंड करना आसान बनाया जा सकता है और टैक्स नेट को किस तरह से और ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है और लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाया जा सकता है। दो बहुत ही खास मेहमान आज हमें इस डिस्कशन में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो हमारे साथ उमैर अजमत मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर है। उमैर, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ फजले मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कमिश्नर FBR हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। आई थिंक टैक्सेशन की जब भी हम बात करते हैं तो जब भी हम बात करते हैं तो आई थिंक हमेशा यही होता है कि टैक्स से किस तरह से इवेट किया जाए, और ये हमारी सोसाइटी में एक नॉर्मल सी बन चुकी है। आपके ख्याल में हमारा टैक्स नेट इस वक्त किस पॉइंट पे स्टैंड करता है, और क्या आपको लगता है कि फैसलाबाद शहर के जो ताजर हैं वो आपका साथ दे रहे हैं, जो भी गोल्स हैं उनको मीट करने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस कौमी फरीज़े में आपका चैनल भी अपना किरदार अदा कर रहा है। आपका सवाल दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहला हिस्सा ये है कि इनकम टैक्स क्या है, कैसे अदा किया जाता है, इसका मतलब क्या है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि इसका बोझ, जिसको हम बर्डन कहते हैं, ये आम आवाम को पास ऑन नहीं होता। लिहाजा इन्फ्लेशन और होशरुबा गिरानी ये इनकम टैक्स की वजह से नहीं आते, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से आते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इनकम टैक्स का जो निज़ाम है ये पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक सब में लागू है। अपना अपना कानून है, अपने तरीके से वो टैक्स वसूल करते हैं टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी। अब जहां तक बिजनेस ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लिकेटेड हैं, वहां इनकम टैक्स का कानून भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। सिंप्लिसिटी या आप आसान बनाने की जो आपने बात की वो ये है कि 1/7/2022 को, यानी 1 जुलाई 2022 को FBR की वेबसाइट पे जो इनकम टैक्स रिटर्न अपलोड हो चुका है, वो अगर आप देख ले 1 पेजर है। सादा आम इनकम अर्न करने वाले लोगों के लिए, जो सैलरीड क्लास है या बिजनेस क्लास है, उनके लिए बड़ा सादा सा वो घर से भी भर के जमा कर सकते हैं। थोड़ा सा जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं, वो कंपनीज के लिए है स्पेशली, तो उसमें थोड़ा बहुत वो हो जाता है। वो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रखते हैं और अपना तरीक़ेकार भी, डिप्रिसिएशन का भी, और बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम है। लेकिन अभी 30 सितंबर तक जो रिटर्न फाइल करने हैं वो बड़ा सादा, आसान और आम फहम है। दूसरा जो है सवाल आपका, दूसरा हिस्सा जो है आपके सवाल का BTB का, टैक्स नेट बढ़ाने का, तो एक तो ये है कि हमारी RTU फैसलाबाद जो फील्ड फार्मेशन है FBR का, FBR के लेवल पे BTB के लिए अपना सेपरेट विंग मौजूद है। उसका एक डायरेक्टर जनरल है, वहाँ पे FBR में बैठते हैं। यहाँ भी हमारा टैक्स फैसिलिटेशन डिपार्टमेंट है, वो अपना काम कर रहे हैं, जितनी भी अफसर हैं, जितना भी स्टाफ है वहाँ पे। मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले साल हम 50,000 से ज़्यादा 50,423 टैक्स गुजारों का इजाफा कर चुके हैं एज कंपेयर टू 2020-21, 21-22 में। और ये इजाफा इस लिहाज से भी काबिल तारीफ है कि हमने किसी को टच नहीं किया, हमने सर्वे नहीं किया, हमने टैक्स गुजारों को तंग नहीं किया, हम फील्ड में नहीं गए। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन और अपनी रिकॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए 50,423 टैक्स गुजार को टैक्स नेट में ले आए। इसी तरह कोशिशों की
वजह से, आरटीओ फैसलाबाद की कोशिशों की वजह से, जो कि हमारे टीम लीडर सैयद महमूद हुसैन जाफरी साहब हमारे चीफ कमिश्नर हैं, उनकी खुसूसी हिदायत के तहत लोगों को, टैक्स गुजारों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम टारगेट से, जो हमारा असाइन टारगेट था 37 अरब रुपए का, तो उससे हम 64 अरब रुपए अचीव कर चुके हैं। ये 73% इंक्रीज है। आरटीओ फैसलाबाद के लिए ये काबिल फ़ख्र बात है। तो आपने टैक्स गुजारों का कहा, टैक्स गुजार कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि कहते हैं ना, ऑलवेज देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट के लिए, बेहतरी लाने के लिए गुंजाइश है, क्योंकि अभी तक हम इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 10.8% तक पहुंच चुके हैं टैक्स टू जीडीपी रेशो, जो जनरली एक यार्ड स्टिक है इंटरनेशनली, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में ये 25% से भी ज़्यादा है। और तरक्की पजीर ममालिक जैसे कि चाइना है, उसमें 20% से ज़्यादा है, इंडिया में 12% से ज़्यादा है, और हम अभी 10.8 यानी 10.8% तक पहुंच चुके हैं। तो इम्प्रूवमेंट की, टैक्स नेट बढ़ाने की भी और टैक्स पेमेंट की भी ज़रूरत है, और दोनों साथ साथ चलते हैं, लाजिम व मलजूम है। टैक्स गुजार ज़्यादा होंगे, टैक्स कल्चर हम डेवलप कर सकेंगे, तो टैक्स ज़्यादा आएगा, और हम बैरूनी और अंदरूनी कर्जों से निजात भी हासिल कर सकेंगे, और तरक्याती काम भी कर सकेंगे, और रोज़मर्रा की उमूर भी आसानी से चला सकेंगे। उमर, ये ज़रूर बताएगा, जो हमारी करंट टैक्सेशन की पॉलिसीज़ हैं और बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, क्या वो इस वक्त किसी भी सैलरी पर्सन को आसान तरीके से, क्या मुमकिन है उनके लिए टैक्स नेट में शामिल होना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ही इसको पेचीदा निज़ाम तस्वुर किया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड। वो पढ़े लिखे लोगों का मुआशरा हो या वो हम जैसे लोग, जो हम जैसा मुआशरा जो कि कम पढ़े लिखे लोगों पे मुश्तमिल है, तो यहाँ पे तो ज़्यादा मुश्किल होगा ही। मगरिब में भी इसको, जो टैक्सेशन का निज़ाम है, उसको मुश्किल तस्वुर किया जाता है, और यही वजह है कि पूरी दुनिया में ये सब्जेक्ट्स भी जो हैं इनको बहुत ज़्यादा खुश्क और मुश्किल तरीन तस्वुर किया जाता है। जहाँ तक बात रही टैक्स सैलरीड पर्सनस के हवाले से, तो इस हवाले से जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनके लिए जो उनका गुशवारा है इनकम टैक्स रिटर्न है, वो बिज़नेस की निस्बत काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि आजकल आपको सोशल मीडिया से, यूट्यूब के ज़रिए से काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट मिल जाती है, और कुछ लोग ऐसे जो समझ सकते हैं थोड़ा बहुत चीज़ों को, वो तो खुद ही अपनी रिटर्न फाइल कर लेते हैं, और कुछ बेचारे ऐसे हैं कि जो खुद ही उसको छेड़ बैठते हैं और बाद में उनको ऑडिट्स भुगतना पड़ते हैं कि उनको चीज़ों का पता नहीं चलता और वो कहीं पे गलत एंट्रीज कर बैठते हैं। इसके लिए FBR की जानिब से भी कुछ इक़दाम किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे फैसलाबाद डिवीज़न की अगर बात की जाए तो इस RTO की जानिब से या टैक्स हाउस की जानिब से मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे काउंटर्स कायम किए जाते हैं। ऑफिशल्स की ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं कि वो वहाँ पे काउंटर्स की मॉनिटरिंग करें, और FBR के लोगों को वहाँ पे बिठाया जाता है कि वो फ्री सर्विस प्रोवाइड करें उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो कि वकीलों को हैवी वेजेस पे नहीं कर सकते, और वो उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रिटर्न फाइल कर सकें। FBR ऑफिस पे भी इसी तरह से होता है। मगर सूरत हाल ये होती है कि इब्तदाई दिनों में इसमें लोग उस तादाद में अट्रैक्ट नहीं होते या उस जानिब नहीं आते, और बिलखुसूस एंड के दिनों में जाके उसमें रश जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और हर बार ये देखने में आता है कि जो FBR का ऑनलाइन सिस्टम है वो स्टक हो जाता है। उसकी वजह से फिर टैक्स पेयर्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर इस बार कमिश्नर साहब मेरे साथ बैठे हैं, मैं ये उनको गोशगुजार करना चाहता हूँ कि अभी से शिकायत आ रही है कि जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, एक एक रिटर्न पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से टैक्स पेयर्स का टाइम वेस्ट होता है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेन चीज़ ये है कि हमारे यहाँ टैक्स कल्चर है नहीं है, और टैक्सेस जो हैं वो किस हद तक ज़रूरी हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे टैक्स कल्चर उस तरीके से फ़रोग नहीं पा रहा जिस तरीके से होना चाहिए। मैं अगर फैसलाबाद की हद तक की बात करूँ तो यहाँ पे 4 लाख से ज़ायद लोग हैं डिवीजन भर में जिन्होंने NTN हासिल किए, मगर उनमें से आप कह लें कि 50% के लगभग लोग ऐसे हैं जो रिटर्न जमा ही नहीं करवाते, और जो रिटर्न जमा करवाते हैं उनमें से भी एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होती है कि जो ज़ीरो टैक्स या
बहुत माइनर जो टैक्स है, मामूली सा टैक्स है, वो जमा करवाते हैं और अपनी हकीकी आमदन जो है वो छुपा ली जाती है। इसमें टैक्स कलेक्टर्स की भी जिम्मेदारी है, हमारी सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक हमारी आमदन नहीं बढ़ेगी, हमारे अखराजात के बराबर हमारी आमदनी होती होगी, हम इसी तरह गैरों की तरफ देखते रहेंगे, उन लोगों से कर्जे लेते रहेंगे, उनकी शर्तें मानते रहेंगे और हमारी आवाम का इस्तेसाल जो है वो इसी तरह से होता रहेगा और फिर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो भी भुगतने हमें पड़ेंगे। आप देखें कि सेल्स टैक्स आए रोज़ उसका दायराकार बढ़ता चला जा रहा है। आपको एक आम आदमी जो है वो कोई चीज़ परचेज करता है, वो भी उस पर उतना ही टैक्स पे करता है। एक अरबपति शख्स जो है वो कोई चीज़ परचेज करता है, वही आइटम परचेज करता है, टैक्स उसके लिए भी उतना ही है। अगर वही अरबपति शख्स अपनी आमदन के मुताबिक अपनी आमदन पे वो टैक्स दे, इनकम टैक्स दे सरकार को, तो वो गरीब आदमी जो कि दिहाड़ीदार आदमी एक माचिस की डिब्बिया खरीदने पे, एक घी का पैकेट खरीदने पे, वो एक दवाई खरीदने के लिए जो टैक्स पे करता है सेल्स टैक्स, उसको वो नहीं पे करना पड़ेगा। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और इस पे जो मुतलका इदारे हैं उनको भी इन्फोर्समेंट करने की ज़रूरत है। गो के माजी की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, टैक्स नेट में भी इजाफा हुआ है। इसके लिए FBR की जानिब से आप कह लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है, मुख्तलिफ इदारों से मदद ली जा रही है, काफ़ी ज़्यादा इसमें बेहतरी आई है, मगर इसमें अभी मज़ीद बेहतरी की और मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। अभी चूँकि नए माली साल शुरू हो चुका है 1 जुलाई से और रिटर्न जो है वो जमा करवाने शुरू कर दी गई है। 30 सितंबर उसकी आखिरी तारीख है। बज़ाहिर सिर्फ ये एक इनकम टैक्स गोशवारा या 2 अल्फाज हैं, लेकिन ये इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए बहुत ही अहम चीज़ है, क्योंकि जब तक हम अपना पूरा हिसाब किताब, अपनी आमदन, अपने अखराजात, अपने असासों की तफसीलात ईमानदारी से इस स्टेट को नहीं बताएंगे, ईमानदारी के साथ टैक्स नहीं देंगे, हमारे अस्पतालों की सूरत हाल यही रहेगी। हमें टूटी सड़कों पे सफ़र करना पड़ेगा, हमारे बच्चे अच्छे और मेयारी स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तालीम नहीं हासिल कर सकेंगे, वही वो पुराने ज़माने का तालीमी निज़ाम इस मुल्क में राइज रहेगा, वो अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम रहेगी। इसको खुदारा ये समझने की ज़रूरत है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। हर पाकिस्तानी अगर जिसकी आमदन काबिल टैक्स है वो इस चीज़ को समझे और अपना जिम्मेदारी अदा करे। यहाँ पर एक चीज़ जो कि आई थिंक हमेशा अवाम की तरफ से भी एक क्वेश्चन रहता है, वो ट्रांसपेरेंसी को लेकर होता है। आपके ख्याल में आज हमारे टैक्सेशन का जो सिस्टम है उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है अवाम के लिए? क्या अवाम को पता है कि उनके टैक्सेस कहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं? जिस तरह उमैर ने काफ़ी डिटेल में गुफ्तगू की, हम ज़्यादातर काम को टेक्निकल बेसिस पे ले आए हैं, इंटरेक्शन कम से कम कर रहे हैं। अब कानून के मुताबिक, इनकम टैक्स का जो कानून है उसके मुताबिक हर शख्स को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपना हिसाब किताब, अपना इनकम खुद कैलकुलेट करके, और उमैर साहब ने ये भी कहा ना कि ईमानदारी से करे, वो बुनियादी शर्त है, तो खुद हिसाब किताब करके, खुद इनकम कैलकुलेट करके उस पर टैक्स लगाए और टैक्स खुद से जमा करे। किसी कानून के अंदर किसी अफसर को, किसी अहलकार को ये इजाज़त ही नहीं है कि किसी की रिटर्न को टच कर सके, उसको रिवाइज कर सके, अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि उसके पास कोई अनरिबटेबल, जिसको नाकाबिल तरदीद सबूत कहते हैं, नाकाबिल तरदीद सबूत ना हो। तो वो हम जब पकड़ते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें दरमियान में आ जाती हैं। फिर भी काफ़ी केसेस हमने ऑडिट के लिए सिलेक्ट किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, कि कुछ एविडेंस हमारे पास हो तो ऑडिट में चल के जाके उनके असेसमेंट को हम फिर रिवाइज करते हैं। अदरवाइज पूरा इख्तियार टैक्स गुजार के पास है, वो खुद रिटर्न फाइल करता है, खुद टैक्स कैलकुलेट करता है और खुद टैक्स जमा करता है। बाकी जहां तक उमैर साहब ने कहा कि टेक्निकली प्रॉब्लम्स हैं रिटर्न जमा करने में, वो अभी इतनी नहीं है। हमारा मसला ये है कि हम 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक हमारे पास टाइम होता है रिटर्न जमा करने का, 3 महीने।
बदकिस्मती से हम सितंबर के आखिरी पंद्रवाड़े में या आखिरी हफ्ते में कोशिश करते हैं कि रिटर्न फाइल करें, तो सिस्टम चोक हो जाता है, वहां पे मसले होते हैं। अभी हमारे 50 टीमें बनी हैं, चीफ साहब के हिदायत के तहत हमने 50 टीमें बनाई हैं पूरे फैसलाबाद डिवीजन में, जंग डिस्ट्रिक्ट, टोबाटेक सेंग डिस्ट्रिक्ट, चिनौर डिस्ट्रिक्ट, कमालिया तक और ये जहां तक ये पीर महल तक और जितनी भी तहसीलें हैं फैसलाबाद डिवीजन में, वहां तक हम एक्सेस कर चुके हैं। सरकारी दफातर को भी, प्राइवेट लोगों को भी, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को भी टीमें बन के उनको फैसिलिटेट कर रही है। और अगर कोई मसला है तो FBR का सिस्टम 24/7 खुला रहता है, वहां से भी हेल्प ली जा सकती है, हेल्प डेस्क से। और हमारा दफ्तर भी फैसिलिटेशन सेंटर और क्यास खुले हैं, वहां से भी बिल्कुल। इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आप कहते हैं, ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जा रही थी, बात की हमने स्पेशली टैक्सेशन के हवाले से, कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कितना इजी या डिफ़िकल्ट है किसी भी शख्स के लिए अपनी टैक्सेस को फाइल करना, अपने टैक्सेस को पे करना। टैक्स रिटर्न्स के हवाले से आई थिंक थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो उमैर, अगर आप ब्रीफली थोड़ा सा इसके ऊपर बताएं क्यों टैक्स रिटर्न्स ज़रूरी हैं, और फिर हम उसकी प्रोसीजर की तरफ और कितना आसान है कितना मुश्किल है उसकी तरफ भी आएंगे, बट ओवरऑल उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे मुल्क के लिए, ये ज़रूर बताएं। देखिए, टैक्स रिटर्न की आपने बात की, इनकम टैक्स रिटर्न की, तो इसमें ये होता है कि कोई भी शख्स जिसकी आमदन काबिल टैक्स है, तो उसके बाद इसमें उसने अपनी आमदन की तमाम तफसीलात इस रिटर्न में या इस गोशवारे में हर साल देना होती हैं। हर माली साल के आगाज़ पर रिटर्न का आगाज़ किया जाता है। माजी में ऐसा होता था कि इसकी जो डेडलाइन थी वो एक्सटेंड होती रहती थी। गुज़श्ता बरस जो है वो FBR ने इसमें कुछ सख्ती की। रवा बरस भी इस जुलाई से स्टार्ट किया गया। 90 दिन का ड्यूरेशन होता है जब इसको अनाउंस किया जाता है कि 90 दिन उसकी लास्ट डेट होगी। तो अभी 30 सितंबर इसकी आखिरी डेट रखी गई है। तो इसमें कोई भी पाकिस्तान का वो शहरी जिसकी आमदन काबिल टैक्स है, वो किसी कारोबार से जुड़ा हुआ है, वो कोई प्राइवेट मुलाजमत करता है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उसने अपनी रिटर्न जमा करवाना होती है। मैं 2 से 3 साल पहले की बात करूं तो स्पेशली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जब हमने देखना शुरू किया था, तो मोर देन 80% लोग ऐसे होते थे जिनके पास NTN ही नहीं होता था। FBR ने कुछ सख्ती की, उसके बाद गो के उनकी तनख्वाह से उनका टैक्स कट जाता है, मगर उनकी जो तफसीलात हैं, क्योंकि रिटर्न वो गोशवारा है जिसके अंदर कोई भी शहरी वो कितनी आमदन कमा रहा है, उसके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसके अखराजात कितने हैं, उसके पास टोटल एसेट्स कितने हैं, ये तमाम तफसीलात जो है वो उस रिटर्न में जमा करवाना होती है, जाहिर करना होती है शहरी ने। उसके बाद फिर FBR देखता है कि इस शख्स ने अगर आमदन 1 लाख रुपए जाहिर की है माहाना, तो क्या इसके जो अखराजात हैं वो उस आमदन के साथ मुताबिकत रखते हैं या नहीं। आया कि उसको जो बिजली का बिल आ रहा है, ये तो नहीं कहेंगे कि उसको 80,000 रुपये, लाख रुपए आमदन में से 80,000 रुपये बिजली का बिल आ जाए तो वो 80,000 रुपये कहाँ से पे करेगा। उसके दीगर अखराजात वो कैसे कर रहे हैं, फिर उसके पास एसेट्स जो हैं, असासे कितने हैं, कितनी मालियत के हैं और वो उसने कैसे बनाए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं, उस रिटर्न में जाहिर करना होती है। और फिर उसी के बिहाफ पे FBR जो है वो पूरा साल वर्किंग करता है कि आया कि इन लोगों की जानिब से जो रिटर्न जमा करवाई जा रही हैं, एक तो इनकी आमदन और असासे और अखराजात आपस में मैच करते हैं या नहीं करते, इसके टैक्सेस जो दिए जा रहे हैं वो ठीक दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे, या कहीं पे चोरी तो नहीं की जा रही इस टैक्स की। फिर उसी के बुनियाद पे FBR की जानिब से आगे वो तमाम जो मशकूक केसेस होते हैं उनका ऑडिट्स किया जाता है, फिर इस शफाफियत को यकीनी बनाया जाता है, और वो लोग जिनकी जानिब से कहीं पर टैक्स चोरी की जाती है तो उनको जुर्माने किए जाते हैं और उनके खिलाफ फिर कानून हरकत में आता है। ये तो रिटर्न का हो गया, क्योंकि इसमें जब आप अपना पूरा हिसाब किताब दे देंगे तो फिर उसी की बुनियाद पर ही रियासत या फिर FBR जो है वो उसकी वेरिफिकेशन कर सकेगा, तस्दीक। और जितनी ज़्यादा शफाफियत होगी इस सिस्टम के अंदर, उतना ज़्यादा टैक्सेस का निज़ाम बेहतर होगा। आप देखें कि जब आज से कुछ अरसा पहले तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इतने ज़्यादा नहीं होते थे, या आप कह लें कि हमारी डिजिटलाइजेशन का निज़ाम इतना ज़्यादा नहीं था। वेस्ट के अंदर
या तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर आप देखें, वहाँ पे तमाम जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है। अगर आप सड़क पर खड़े एक छाबड़ी वाले से भी कोई चीज़ लेंगे तो वो भी आपको उसकी इनवाइस देगा। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा सिस्टम नहीं है। अभी किसी हद तक चंद एक मुकामात पर यह राइज हो चुका है, मगर अगर हम छोटे रिटेलर्स को देखें, छोटी मार्केट्स को देखें, बेकरीज को देखें, तो वहाँ पे मोस्टली अभी भी मोर देन आप कह लें 80% लोग ऐसे हैं जहाँ पे इनवाइस का कंसेप्ट नहीं है। और हमारे अंदर भी उस चीज़ का इतना ज़्यादा शऊर नहीं है कि हम उस बंदे से रिसीट डिमांड करें, इनवाइस डिमांड करें कि भाई मैंने परचेज़ किया है, मैंने टैक्स पे किया है, इसकी मुझे इनवाइस दे, और इस बात को श्योर किया जा सके कि आया कि मैंने जो टैक्स पे किया है वो कौमी खजाने में जा रहा है या नहीं जा रहा, या दुकानदार की जेब में जा रहा है। इसके लिए भी FPR ने सेल्स टैक्स पे वो POS का बड़ा अच्छा सिस्टम लगाया। गो कि उसमें भी अभी काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आ रही हैं या उस तरीके से कामयाबी नहीं हो सकी FPR को। खैर, मैं अपने पॉइंट पे वापस आता हूँ। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो एक रिटर्न के अंदर होती हैं, और उसके बाद ही फिर FPR का काम शुरू होता है। लेकिन अभी जो रवां साल की रिटर्न है वो मैं सर को उसे आगाह करना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा कुछ मुश्किलात आ रही हैं। जिस तरह वो कैपिटल वैल्यू टैक्स प्रॉपर्टीज़ पे, तो उसके हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। वो कैलकुलेटर जो उसमें है रिटर्न के अंदर वो उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, तो उसमें भी डिफरेंसेस आ रहे हैं। 2-3 कुछ चीज़ें और हैं। AOPs के हवाले से भी कुछ आ रहा है, इशूज़ आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को, ये तो खैर टेक्निकल चीज़ें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। मगर दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ साथ जो इस तरह मैंने पहले बात की कि फैसलाबाद में 4 लाख से ज़ायद 5 लाख के लगभग लोगों ने NTN बनवाया, लेकिन वो उसके बाद वो उनमें से बड़ी तादाद में अपनी रिटर्न फाइल नहीं करती। तो इस पे भी FPR को इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। फिर इसी तरह से कुछ ऐसे लोगों का डाटा भी आया था, तकरीबन 1 लाख के करीब ऐसे लोग थे जो कि कमर्शियल कंज्यूमर थे फेस्को के, या फिर वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर थे, लेकिन उनको NTN नहीं लगे हुए थे, मतलब वो टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड थे और वो कारोबार कर रहे थे। उनका डाटा बोर्ड को भिजवाया गया। उनमें से बेशतर केसेस अभी तक पेंडिंग है। तो इस तरह इदारों की भी जिम्मेदारी है कि उस पर प्रॉपर वे ऑफ वर्किंग जो है उस पर किया जाए, बर वक्त फैसले किए जाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा टैक्स नेट में लोग रजिस्टर्ड होंगे, टैक्स देने वाले जितने ज़्यादा होंगे, उतना ही आवाम पे बोझ जो है उसमें कमी आएगी। आप अगर क्लैरिफाई करें इसका प्रोसीजर या तरीका क्या होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का? कौन सा ऑप्टिमल टाइम, जिस तरह आपने बताया कि सिस्टम कई दफ़ा चोक हो जाता है, अगर आप सितंबर में इकट्ठे सब करने की कोशिश करते हैं, क्या सबसे अच्छा टाइम रहता है अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने की? ये तो जैसे मैंने कहा कि 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक 3 महीने का टाइम होता है, किसी भी वक्त आप रिटर्न जमा कर सकते हैं। जहां तक उमेर साहब ने कहा ना कि इसमें कैलकुलेटर कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, उसमें थोड़े से मसाइल हैं। रिटर्न आप जमा कर सकते हैं, उसमें अगर गलती है सेक्शन 7E का या कोई कैलकुलेटर का, तो आप किसी भी वक्त पूरे साल, आइंदा साल अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। उसमें से गलती आप निकाल सकते हैं, रिवीजन की कोई पाबंदी नहीं है। उसके अलावा ये है कि मैं ज़रा इजाफा करता चलूँ, इस तरह उमेर साहब ने कहा कि जिसका इनकम थ्रेशोल्ड बेसिक जो 4 लाख रुपए है उससे ज़्यादा हो, उसने रिटर्न फाइल करना होता है। उसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी के लिए 4 जी लाख। जी 4 लाख। उसके अलावा और भी लोग हैं कि जिन्होंने रिटर्न फाइल करनी है, जिस तरह के किसी के पास 500 गज का प्लाट हो, किसी का फ्लैट हो, किसी के पास 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी हो, जिसका इनकम पिछले साल असेस हो चुका हो, कोई वकील हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, यानी प्रोफेशनल एसोसिएशंस का मेंबर हो, कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एग्जीक्यूटिव मेंबर हो, कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर्ड हो, इन सारों ने रिटर्न फाइल करना होता है। अब रिटर्न फाइल करने के लिए अफसर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि उसी वक्त उसको कहें कि आपका रिटर्न गलत है या आपने गलत गोशवारा जमा करा दिया। बात की बात है, जिस तरह मैंने कहा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस मौजूद है, सबूत मौजूद है कि आपने गलत बयानी की विद इन द रिटर्न और आउटसाइड द रिटर्न, फिर हम पूछते हैं और ऑडिट का सिलसिला शुरू होता है। तो आसानी फराम करने के लिए, जहां तक उमेर साहब ने एनफोर्समेंट की बात की, तो सेक्शंस है 182 हमारे पेनल्टी की सेक्शन है, उसमें हम जुर्माना लगाते हैं, जुर्माना लग सकता है। 205 है, उसमें डिफॉल्ट सरचार्ज लग सकता है। ये एनफोर्समेंट के सेक्शंस हैं। उसके अलावा आपको फैसिलिटेट भी किया जाता है इनकम टैक्स कानून के तहत। 10 शेड्यूल है हमारा। अगर आप प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करा रहे हैं, आप गाड़ी खरीद रहे हैं,
कुछ और चीजें हैं, उसमें टैक्स रेट अगर आप ATL पे नहीं है और रिटर्न आपने जमा नहीं किया तो आप पे डबल रेट लगता है। अगर रिटर्न आपने जमा किया है और आप नाम ATL में अपीयर हो रहा है तो आपका नॉर्मल रेट लगता है। ये फाइनेंशियल उसका है। उसके अलावा ये है कि इस दफा कानून में एक नई तरमीम भी आई है और वो ये है कि आप यूटिलिटी कनेक्शंस जो हैं वो भी काट सकते हैं, बिजली का या गैस का वो भी काट सकते हैं, और अगर आपने कनेक्शन लिया है तो भी आप रिटर्न फाइल करने के लायबल हैं। बिल्कुल। इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, हमने डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश की, स्पेशली टैक्सेशन की इस वक्त में इंपॉर्टेंस क्या है। हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ बनता है एट द एंड ऑफ द डे कि हम अपने आपको ना सिर्फ रजिस्टर करवाएं टैक्स नेट के अंदर, लेकिन जो भी हमारे टैक्सेस बनते हैं उनको पूरी तरह से पे करें। इसकी वजह से ना सिर्फ हम अपने मुल्क की इकोनॉमी को हेल्प कर पाएंगे, बल्कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन हम सब पर लग जाती है उसको हम डेफिनेटली कम कर पाएंगे। उसका जो प्रेशर है उन लोगों के ऊपर जो कि शायद सैलरी क्लास से बिलोंग करते हैं, या फिर उन लोगों से जो कि डेली वेजर्स हैं, उनके ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगाई जा रही है उसको हम कम कर पाएंगे। इस बर्डन को कम करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने मुल्क की इकोनॉमिकल ग्रोथ को सपोर्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो टैक्सेस को पे करें, अपने आप को रजिस्टर कराएं और अपने मुल्क की जो जिम्मेदारी है आप पर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तानी शहरी होने की, उसको पूरा करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो जी ये ज़रूर बताइएगा कि जो भी इस तरह के लोग हैं जो या तो रजिस्टर नहीं होते हैं या फिर अपने टैक्स रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स को जमा नहीं करवाते हैं, उनके लिए पेनल्टी क्या है, क्या सज़ा है उनकी? अच्छा, उसमें दो सूरतें हैं। एक ये कि वो लोग जो कि रजिस्ट्रेबल हैं, जो NTN पे लाने के काबिल हैं और NTN पे नहीं हैं, उनको तो हम रजिस्टर करवाते हैं सेक्शन 181 के तहत, उनको टैक्स रोल पे ले आते हैं, NTN उनको अलाट करते हैं, या वो खुद ले ले या कमिश्नर भी कर सकता है, और उनसे रिटर्न फाइल करवाते हैं। दूसरा जो है वो कि जो NTN होल्डर्स हैं, जिस तरह उमैर साहब ने कहा, और वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो वैसे तो हमारे चीफ कमिश्नर साहब महमूद हुसैन जाफरी साहब जो हैं, उनकी खुसूसी हिदायत हैं कि आप ज़्यादा फैसिलिटेशन साइट पे जाएं, उनको साथ लेके जाएं, उनको फैसिलिटेट करें। तो वो तो हम कर रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा 50 टीमें बनाई हैं, फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम किए हैं, हर एक दफ्तर को पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी है कि सेक्शन 182 के तहत अगर 30 सितंबर का तारीख गुजर जाता है और आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो पेनल्टी का एक मीटर ऑन हो जाता है पर डे। वो हम करते हैं 1% के हिसाब से, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है। इसके अलावा डिफॉल्ट सरचार्ज भी हम सेक्शन 205 के तहत लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं। वो ये है कि आपका जितना टैक्स आपका बनता है, जो आप नहीं देते तो उस पर 12% हम डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगाते हैं। तीसरा ये है कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप अगर कहीं और ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी फरोख्त कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करा रहे हैं, उस पर फिर आपको डबल टैक्स लगेगा। मसलन फर्ज करें गाड़ी की रिन्यूअल पे 5,000 रुपये इनकम टैक्स है, आपसे 10,000 रुपये लिए जाएंगे अगर आप ATL पे नहीं है, और अगर ATL पे है तो नॉर्मल टैक्स 5,000 होगा, और वो भी एडजस्टेबल होगा। आप बाद में उसका क्रेडिट भी ले सकते हैं, रिफंड भी ले सकते हैं। उसके अलावा 30 सितंबर के बाद हम टाइम भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो FDR पिछली 3-4 सालों से, जिस तरह उमैर साहब ने कहा, नहीं कर रहा, और हम नहीं करेंगे इस दफा भी इंशाअल्लाह। लिहाजा रिक्वेस्ट यही है कि टाइम पे अपनी रिटर्न जमा कराएं। इसके अलावा कि ये इसके बेनिफिट्स भी हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, पेनल्टीज भी हैं, हम यूटिलिटी कनेक्शंस भी काट सकते हैं। बुनियादी तौर पे जिस तरह उमैर साहब ने कहा ना, ये हमारा कौमी फरीजा है। हम ये देखें कि हम अपने घर में, जिस घर में हम रहते हैं, उसमें हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। हम 2, 3, 4 बहन भाई हैं, सब कमा रहे हैं। अगर सब कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो कलेक्टिव गुड कहां से आएगा? ये तरक्याती काम या रोजमर्रा के काम या घर का निज़ाम कैसे चलेगा? वो तो एजुकेशन, बीमारी, घर के आम अखराजात, घर के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम, हेल्थ का इंतजाम, ये कैसे चलेगा अगर एक भाई पे जोर हो, 2 भाई पे बोझ हो, 3 पे हो, और 4 उसमें कंट्रीब्यूट ना करे, जिसका इनकम टैक्सेबल है, जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कमा रहे हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि कौमी फरीजा समझ के
इसको आप जमा करें कि टैक्स रेट भी हमारे एज डेवलप्ड कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज बहुत कम है, और फैसिलिटेशन के लिए हम 24/7 अवेलेबल हैं, किसी वक्त भी वो हम असिस्टेंट ले सकते हैं। उमैर, इससे आगे ये भी ज़रूर बताएगा कि ओवरऑल अगर हम बात करते हैं टैक्सेस, स्पेशली टैक्सेस देना और इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना, दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है? पहले भी हमने डिस्कस किया, लेकिन फ़वाइद के हवाले से क्या बेनिफिट्स हैं उन लोगों को जो कि इस प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, जो कि शामिल होते हैं? फ़वाइद की जिस तरह सर ने बात की, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। मिसाल के तौर पे कोई एक शख्स जो प्रॉपर्टी ख़रीदता है, अगर वो फाइलर है तो उसको 4% टैक्स, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके मुताबिक 4% टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो नॉन फाइलर है तो उसको 7% टैक्स देना पड़ेगा। ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। दीगर सहूलियात में अगर बात करूँ, मिसाल के तौर पर एक बंदा, वो बिजनेसमैन है, वो एक बस का मालिक है, उसने अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स पे करना है सालाना, जो एक्साइज को पे किया जाता है। अगर उसके पास एयर कंडीशन बस है और वो फाइलर है, तो रवा माली साल चूँकि टैक्सेस में टोकन टैक्सेस में इजाफा किया गया है, तो उसको 4,000 रुपये फी सीट का टोकन टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर वो नॉन फाइलर है तो उसको 8,000 रुपये फी सीट का टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह छोटी गाड़ी के अंदर है। इसी तरह अगर कोई भी शख्स वो नॉन एसी बस का मालिक है, उसने अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स जमा करवाना है, तो फाइलर के लिए वो 1,500 रुपये फी सीट होगा। नॉन फाइलर के लिए टैक्स की शरह जो है वो बढ़ के डबल हो जाएगी, 3,000 रुपये हो जाएगी। इसी तरह जिस तरह माजी में विद होल्डिंग टैक्स ट्रांजैक्शंस पे लागू थे, तो उसमें भी फाइलर को उससे एग्जम्पशन थी, उससे छूट मिलती थी। नॉन फाइलर को 0.6% को टैक्स पे करना पड़ता था। तो इस तरह वेरियस अगर हम फील्ड्स में जाएं तो इसी तरीके से है कि कोई भी हुकूमत जो है वो टैक्स गुजारों की हौसला अफजाई के लिए ऐसे वो तमाम अफराद जो कि टैक्स पे करते हैं तो फिर उनको सहूलियात फराहम करती है। अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ देखें तो वहाँ पे फाइलर्स को बहुत ज़्यादा सहूलियात मिलती हैं। हमारे मुल्क में अभी गो के उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी एक फ़र्क वाज़े है फाइलर और नॉन फाइलर के माबैन। मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट इस फ़र्क में मज़ीद इजाफा कर देती है, इस फ़र्क को मज़ीद वाज़े कर दिया जाता है कि फाइलर्स को सहूलियात, खा वो हॉस्पिटल्स हो, खा वो रोड्स हो, वो ट्रांसपोर्ट्स हो, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, अगर वहाँ पे फाइलर्स को फैसिलिटेशन, स्पेशल डेस्क लगे हुए हों, वो एयरपोर्ट्स हों, वीवीआईपी लाउंजेस में उनको फैसिलिटेट किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात, जहाँ तक आपने पेनल्टीज़ की बात की थी, तो सर ने बताया कि किस तरीके से जुर्माने आयद किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जो करंट ईयर है उसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी बंदा वो उसकी आमदन काबिल टैक्स है, वो टैक्स अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाता, वो टैक्स नहीं पे करता, तो FPR के पास इख्तियार होगा कि उसकी सिम को, मोबाइल सिम को ब्लॉक कर सके, उसका जो मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर है उसको ब्लॉक किया जा सकता है, उसका बिजली का कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, उसकी सुई गैस जो है वो मुनक़ता की जा सकती है। ये इख्तियारात FBR के पास होंगे उन तमाम अफराद के लिए जो कि कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर कानून बन जाता है, उससे ज़्यादा उस पर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है। तहफ़्फ़ुज़ात बिज़नेस कम्युनिटी के भी हैं कि मिसाल के तौर पे आप देखें, बिज़नेस कम्युनिटी का हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है कि उन लोगों के गिर्द ही शिकंजा सख्त होता है जो कि ऑलरेडी टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हैं। ऑडिट उनके ही होते हैं जो रिटर्न जमा करवाते हैं। गैर रजिस्टर्ड लोगों तक FPR या उसके लोग जो हैं बहुत कम पहुँच पाते हैं। ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात वैलिड हैं। और दूसरा जो करप्शन का आंसर है वो वाकई वैलिड है। FBR के कुछ, क्योंकि हर जगह पे अच्छे लोग नहीं होते, FBR के कुछ लोग ही बिज़नेस कम्युनिटी को या कारोबारी शख्स को रास्ता दिखाते हैं कि आपका टैक्स 50,000 रुपया बनता है, आपने 50,000 की बजाय 10,000 मुझे देना है, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा। ये चीज़ें हैं, अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन पहले की निस्बत बेहतरी काफ़ी ज़्यादा आई है। क्योंकि आप देखें इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस होती है। FBR एक्साइज से तमाम उन लोगों का डाटा हासिल कर लेता है जिन्होंने 1000 सीसी या उससे बड़ी गाड़ियां खरीदी हैं। इसी तरह लैंड रिकॉर्ड सेंटर से प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वालों का डाटा हासिल कर लिया जाता है। बैरून मुल्क करने वाले लोगों का डाटा हासिल कर लिया जाता है। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की तमाम डिटेल्स हासिल कर ली जाती हैं।
तो चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पे जो ज़रूरत है वो अमल दरामद की है। नादरा के साथ एफबीआर का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और इस हवाले से मुझे याद है कि 1 महीने के दौरान ही 14 मिलियन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जो नादरा ने था वो एफबीआर को दिया था। लेकिन ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, उस पे इम्प्लीमेंटेशन की, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ सोसाइटी को भी अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आप दोनों का जी, अगर जी हमारे पास वक्त क्योंकि खत्म हो गया, मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर आप एक लाइन में कुछ एक लाइन में, एक ये कि पैसा देना तारीखी तौर पे साबित शुदा है, मुश्किल काम है, तो है काम मुश्किल, तलखसा काम है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि, और दूसरा ये कि अगर आप टैक्स पेयर हैं, टैक्स गुजार हैं, तो अगर आप बाहर भी जा रहे हैं ना, इफ़ यू आर गोइंग अब्रॉड, तो सारे एम्बेसीज ये देखते हैं कि आप टैक्स गुजार हैं कि नहीं है, वो भी एक फायदा है उसका। थैंक यू। बिल्कुल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।